नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरएआरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो आने वाले यूपी पीसीएस और आरओआरओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं? पहला है 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, दूसरा है कोरियालिस बल की अनुपस्थिति, तीसरा है कमजोर निम्न दाब क्षेत्र और चौथा है समुद्री तल पर ऊपरी अभिसरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक, दो और चार और ऑप्शन डी है केवल दो, तीन और चार। वृहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, अधिक तापमान की स्थिति में वायुदाब के उत्थान के कारण निम्न दाब विकसित होता है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति हेतु आवश्यक होता है। तो इस प्रकार इसमें पहला और तीसरा कथन सही हो जाएगा। ओके, कोरियालिस बल की अनुपस्थिति नहीं बल्कि कोरियालिस बल की उपस्थिति से उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें एक और तीन सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा निर्मित निक्षेपण स्थलाकृति नहीं है? ऑप्शन ए गुम्फित नदी, ऑप्शन बी है चाप झील, ऑप्शन सी है जलोढ़ और ऑप्शन डी है महाखंड। नदियां अपने उद्गम स्थल से मुहाने तक अपरदन और निक्षेपण का कार्य करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई स्थलाकृतियां का निर्माण होता है। ओके, अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां और निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां जो है वो वी आकार घाटी, महाखंडन गार्ज, जलप्रपात एवं प्रक्षिका, ये अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों में जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा और गुम्फित नदी और समप्राया मैदान, ये सभी निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो इस प्रकार इसमें जो चाप झील है वो निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, गुम्फित नदी, जलोढ़ पंख, महाखंड, ये सभी निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के निम्नलिखित संस्तरों को उच्च से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है समताप मंडल और चौथा है बहिर्मंडल, पांचवा है आयन मंडल। ऑप्शन है एक, दो, तीन, पाँच, चार। ऑप्शन बी है एक, तीन, दो, पाँच, चार। ऑप्शन सी है एक, तीन, चार, दो, पाँच। ऑप्शन डी है तीन, एक, दो, चार, पाँच। तो वायुमंडल को पांच भागों में बांटा गया है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल आता है, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो इस प्रकार एक, तीन, दो, पांच इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा प्रशांत महासागर से संबंधित है? ऑप्शन ए है हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन बी है अगुलहास धारा, ऑप्शन सी है बेंगुला धारा और ऑप्शन डी है फाकलैंड धारा। महासागरीय जलधारा महासागर में जल की क्षैतिज प्रवाह है जो निश्चित मार्ग व दिशा में नियमित रूप से प्रभावित होती हैं। ये धाराएं महासागर के गुरुत्वाकर्षण, जल और वायु के घनत्व के कारण उत्पन्न होती हैं। ओके, प्रशांत महासागर में जो जलधाराएं हैं वो उत्तरी विषुवतीय जलधाराएं हैं, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, ओयासियो या क्यूराइल की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो इस प्रकार इसमें जो ए है वो प्रशांत महासागर से संबंधित जलधारा है, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष स्रोत में सम्मिलित है? पहला है भूकंप, दूसरा है ज्वालामुखी उद्गार, तीसरा है उत्खनन से प्राप्त चट्टाने और चौथा है उल्कापिंड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो, तीन और चार और ऑप्शन डी है केवल एक, दो और चार। पृथ्वी का आंतरिक भाग आरंभ से ही मनुष्य के लिए दिलचस्प का विषय है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले स्रोत को दो भागों में विवर्गीकृत किया गया है।
प्रत्यक्ष स्रोत में खनन क्रियाओं से प्राप्त चट्टानों और ज्वालामुखी उद्गार को शामिल किया गया, जबकि अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र तथा भूकंप संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें ज्वालामुखी उद्गार और खनन से प्राप्त चट्टाने ये जो है वो प्रत्यक्ष स्रोत है। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उल्कापिंड और भूकंप जो है वो अप्रत्यक्ष स्रोत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है खनिज और सूची 2 में है भंडार स्थल। लौह अयस्क का भंडार स्थल जो है वो पिरेनीज है। ओके, तो ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, तांबा का भंडार स्थल जो है वो सैडबरी है, तो बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, कोयला का भंडार स्थल जो है वो डोनेट्स बेसिन है, कोयला का डोनेट बेसिन है, तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। बॉक्साइट का जो भंडार स्थल है वो आर्कसंस है, तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इस प्रकार 1 2 3 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह स्थान जहां से ऊर्जा मुक्त होती है अधिकेंद्र कहलाता है। और दूसरा कथन है, भूतल पर स्थित वह बिंदु जो अधिकेंद्र के समीप होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। पृथ्वी के गर्भ में वह स्थान जहां से ऊर्जा मुक्त होती है भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहा जाता है। इसे अवकेंद्र का भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, इसे अभिकेंद्र अधिकेंद्र नहीं बल्कि अवकेंद्र कहते हैं। ओके, उद्गम केंद्र से मुक्त ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। पृथ्वी सतह पर वह बिंदु जहां से तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं अधिकेंद्र कहलाती हैं या उद्गम केंद्र के समीपतम होती हैं। तो इस प्रकार इसमें कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें ना तो एक और ना ही दोनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। दूसरा कथन है, प्रत्येक पूर्णिमा को वृहद ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। प्रत्येक चंद्रमास के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन महीने का सबसे कम ऊंचाई वाला ज्वार आता है, जिसे लघु ज्वार कहते हैं। इस दिशा में ज्वार की ऊंचाई समानता ज्वार से 20% कम पाई जाती है तथा ज्वार और भाटे के जल की ऊंचाई का अंतर बहुत कम होता है। इस कारण सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा की सापेक्षिक लंबकोणिक स्थितियां हैं, जिससे चंद्रमा एवं सूर्य दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन वृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। जी बिल्कुल ये सही है, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है? पहला है महासागरीय धाराएं, और दूसरा है स्थल एवं जल का असमान वितरण, तीसरा है सनातनी पौने, और चौथा है अक्षांश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो, तीन और चार, और ऑप्शन डी है एक, दो, तीन और चार। सागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो सूर्य ताप की मात्रा या अक्षांशीय स्थिति, जल एवं स्थान का असमान वितरण, प्रचलित पौने या सनातनी पौने, वायु दाब का प्रभाव, महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव, और मेघाच्छादन का प्रभाव। तो इस प्रकार इसमें चारों जो है वो तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गहराई बढ़ने के साथ लवणता में वृद्धि होती है। दूसरा कथन है, वाष्पन की दर लवणता की मात्रा को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो वाष्पीकरण और लवणता में सीधा संबंध होता है, अर्थात वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होने पर लवणता में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, वाष्पीकरण की दर में अगर वृद्धि हो रही तो लवणता की दर में भी वृद्धि होगी। ओके, महासागरों में गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, समानता महासागरों में गहराई की ओर बढ़ने पर लवणता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर किया गया था? ऑप्शन ए है जीवी मौलांकर समिति, ऑप्शन बी है कृष्ण मेनन समिति, ऑप्शन सी है जीएस पाठक समिति और ऑप्शन डी है केटी सेठ समिति। सार्वजनिक उद्यम या उपक्रम समिति एक अस्थायी वित्तीय समिति है। इस समिति को वर्ष 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। ओके। सार्वजनिक उद्यम समिति में मूल रूप से 15 सदस्य थे। जब सार्वजनिक उद्यम समिति बना था तो उसमें कुल मूल रूप से 15 थे। ओके। अब लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई है। ओके। 1974 में इनकी सदस्य बढ़ाकर 22 कर दी गई है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। सार्वजनिक उद्यम समिति की सिफारिश जो की थी वो कृष्ण मेनन समिति ने की थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है सांसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देना। दूसरा है धन विधेयक में संशोधन को प्रस्तावित करना। तीसरा है राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की घोषणा को स्वीकृति देना और चौथा है उपराष्ट्रपति को पदाच्युत करने का संकल्प पारित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 2, 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। यह एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। ओके। और राज्यसभा के शक्तियों के संदर्भ में जो कथन है वो है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देना, धन विधेयक में संशोधन प्रस्ताव करना और उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प पारित करना। यह राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में है। ओके। तो इस प्रकार 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। ओके। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की घोषणा को स्वीकार देना ये राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में सही नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया का उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 111 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 114। धन विधेयक जो है वो संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों की 4 श्रेणियों में एक है। इसका संबंध वित्तीय विषयों जैसे करारोपण, लोक व्यय आदि से होता है। संविधान का अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया का उपबंध कराता है। इसके अनुसार विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात इसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा द्वारा 14 दिन की अवधि में सिफारिश सहित लोकसभा को वापस भेजा जाता है। लोकसभा को उन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। दोनों ही स्थितियों में विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ओके। धन विधेयक के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया का उपबंध अनुच्छेद 109 में कहा किया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य हैं? पहला सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण और दूसरा है स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग। तीसरा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण और चौथा है दुर्लभ वर्ग के शिक्षक एवं अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि। तो इसमें भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य में जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग, ये दोनों जो है वो मौलिक कर्तव्य में है। ओके। तो इस प्रकार 1 और 2 सही हो जाएगा इसमें। ओके। तो इसमें 1 और 2 राइट इज द आंसर है। तो ए इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद और उपबंध। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि और अनुच्छेद 139 उच्चतम न्यायालय की पुनर्लोकन की शक्ति। उपयुक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। अनुच्छेद 129 में उपबंध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ओके। तो इस प्रकार जो एक है वो सही सुमेलित है। ओके। और अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के संबंध में उपबंध किया गया है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही है। ओके। और अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति, जबकि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि का प्रावधान एक अनुच्छेद 138 में किया गया है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। ओके। अनुच्छेद 139 यह उच्चतम न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
तथा अनुच्छेद 137 जो है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश के पुनर्वलोकन से संबंधित है। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, ये अनुच्छेद 137 में कहा गया है और ये अनुच्छेद 138 में यह प्रावधान दिया गया है। ओके, तो इसमें 1 और 2 दोस्त सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन बी है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, ऑप्शन सी है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी और ऑप्शन डी है आय की असमानता को कम करना। समान न्याय या निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो इस प्रकार ये सही है इसमें। ओके, पर्यावरण का संवर्धन और संरक्षण ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ओके, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ओके, आय की असमानता को कम करने से संबंधित प्रावधान जो है वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में यह प्रावधान पहले से ही है, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल नहीं किया गया, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह विधायिका की किसी शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है। दूसरा है बेरूवारीवाद में न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना। तीसरा है गोलकनाथवाद में उद्देशिका को संशोधन योग्य माना गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। संविधान को आधार प्रदान करने वाले मौलिक मूल्यों और आदर्शों का उल्लेख उद्देशिका में किया गया है। उद्देशिका ना तो किसी शक्ति का स्रोत है और ना ही उसको किसी प्रकार से सीमित करती है, अर्थात यह विधायिका की किसी भी शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, सर्वप्रथम वेरूबारी संघ मामला 1960 में यह मुद्दा सामने आया कि उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं। इस पर न्यायालय ने स्वीकार किया कि उद्देशिका निश्चित ही संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। अस्पष्ट शब्दों के आशय को समझने के लिए इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु फिर भी उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। वेरूवारीवाद में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना था। ओके, उच्चतम न्यायालय ने। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला जो है वो उद्देशिका से संबंधित न होकर यह मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के सामंजस्य में है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा, यह उद्देशिका से संबंधित नहीं है गोलकनाथवाद। ओके, तो इस प्रकार 1 और 2 दोनों सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन संवैधानिक उपबंधों में संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है? पहला है नागरिकता संबंधित उपबंध, दूसरा है राष्ट्र का निर्वाचन, तीसरा है राज्य विधान परिषद का गठन, चौथा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। नागरिकता संबंधित उपबंध तथा विधान परिषद का गठन और उन्मूलन संबंधित प्रावधान में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार इसमें 1 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें 1 और 3 सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सुझाव प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी है GV के राव समिति, ऑप्शन सी है LM सिंघवी समिति और ऑप्शन डी है अशोक रामचंद्र समिति। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थान प्रदान किया गया। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा जो है वो LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर प्रदान किया गया था 1986 में। ओके, 1986 में। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संविधान संशोधन उपबंध। 21वां संविधान संशोधन मणिपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल। ऑप्शन बी है 24वां संविधान संशोधन संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति प्राप्त। ऑप्शन सी है 17वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य शामिल और ऑप्शन डी है 97वां संविधान संशोधन संविधान में भाग 9 खा जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया गया और इसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था, न कि मणिपुरी भाषा को। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 1 है ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित नहीं है।
तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ओके, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीबी कम करने के मामले में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में गरीबी कम करने के मामले में शीर्ष पर रहा है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले निम्नलिखित मौद्रिक उपकरणों में से कौन सा परिणात्मक उपकरणों में शामिल है? ऑप्शन पहला है नगद कोष अनुपात, दूसरा बैंक दर, तीसरा है नैतिक दबाव और चौथा है खुले बाजार की प्रक्रिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 2, 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मौद्रिक उपकरणों को परिमाणात्मक और गुणात्मक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिमाणात्मक उपकरणों में बैंक दर, नगद कोष अनुपात और खुले बाजार की प्रक्रिया शामिल है। तो इस प्रकार इसमें पहला, दूसरा और चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर हो, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए सामर्थ्य अभियान का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है दिव्यांग छात्रों को तो सुविधाजनक उपकरण प्रदान करना, ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है महिलाओं का कौशल विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और ऑप्शन डी है अनुसूचित जनजातियों को मुख्य धारा में शामिल करना। वर्ष 2023 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समर्थन अभियान आरंभ किया गया है, जिसकी अवधि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है वो 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका उद्देश्य जो है समर्थन अभियान का वो ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया? ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है प्रयागराज और ऑप्शन डी है आगरा। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सम्मेलनों में शामिल है। इसका आयोजन जो है वो 10 से 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की गई थी। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं की जाती? ऑप्शन है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ऑप्शन बी है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ऑप्शन सी है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट और ऑप्शन डी है वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट। जो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है वो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं की जाती। ओके, तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट जो है ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? बेरोजगारी कारण, पहला है चक्रीय आर्थिक उतार चढ़ाव, दूसरा है घर्षणात्मक रोजगार छोड़ने और प्राप्त करने के मध्य अंतराल, संरचनात्मक कौशल असमानता, शास्त्रीय उच्च वेतनमान। जो चक्रीय बेरोजगारी का कारण है वो आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण होता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही सुमेलित है। ओके, घर्षणात्मक बेरोजगारी का कारण जो है वो रोजगार छोड़ने और प्राप्त करने के मध्य अंतराल को कहा जाता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही है। संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वो कौशल असमानता के कारण होता है। तो इस प्रकार तीसरा कथन भी सही हो जाएगा। ओके, शास्त्रीय बेरोजगारी उच्च वेतन मान के कारण होता है। ओके, तो इस प्रकार चौथा भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2, 3 और 4 सही, चारों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक तरलता अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे वाणिज्यिक बैंक द्वारा नगद, स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है। दूसरा कथन है इसकी अधिकतम सीमा 40% निर्धारित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है ना तो 1 और ना ही 2। वैधानिक तरलता अनुपात जमा का वह न्यूनतम हिस्सा है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास बनाए रखना होता है। यह वह आरक्षित आवश्यक है जिसे ग्राहकों को ऋण देने से पूर्व बैंकों द्वारा रखने की अपेक्षा की जाती है।
वाणिज्यिक बैंक इसे नकद, स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकते हैं। इसे रिजर्व बैंक के पास नहीं रखा जाता बल्कि वाणिज्यिक बैंक के पास रखा जाता है। तो इस प्रकार जो कथन दो सॉरी एक है वो गलत हो जाएगा। ये वाणिज्यिक बैंकों के पास रखा जाता है, ना कि रिजर्व बैंक के पास। ओके। और इसकी अधिकतम सीमा जो है वो 40% निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वक्र द्वारा प्रजनन तथा आर्थिक विकास के मध्य संबंध को प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन है बेकर वक्र, ऑप्शन बी है थॉम्सन वक्र, ऑप्शन सी है लाइफर वक्र और ऑप्शन डी है क्रूजनेट वक्र। बेकर वक्र के द्वारा प्रजनन तथा आर्थिक विकास के मध्य संबंध को प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा शहरी गरीबी के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए एनसी सक्सेना समिति, ऑप्शन बी है अभिजीत सेन समिति, ऑप्शन सी है अर्जुन गुप्ता समिति और ऑप्शन डी है हासिम समिति। योजना आयोग द्वारा शहरी गरीबी के आकलन के लिए हासिम समिति का गठन किया गया था। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गम को महारत्न प्रमाणन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन मानदंड को पूर्ण करना आवश्यक है? पहला है उद्यम न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। दूसरा है पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। और तीसरा है पिछले 3 वर्षों के दौरान कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 1,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3 और ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कुछ निश्चित मानदंड पूरा करने पर मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न का दर्जा दिया जाता है। महारत्न व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी। ओके। पहला नवरत्न का दर्जा हो, दूसरा सेबी नियमों के साथ न्यूनतम आधारित सार्वजनिक शेयरधारता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, तीसरा है पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार जो है वो 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, और चौथा है पिछले 3 वर्षों के दौरान कर के बाद औसत वार्षिक शुद्ध लाभ जो है वो 5,000 करोड़ रुपया हो, ना कि 1,000। तो इस प्रकार इसमें जो तीसरा कथन है वो गलत हो जाएगा और ये दोनों जो है 1 और 2 वो सही है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। दूसरा, इन तरंगों के माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। और तीसरा है 20 किलो हर्ट्ज के अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पार्श्व ध्वनि कहा जाता है। जो ध्वनि तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है बल्कि अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके। और इन तरंगों का माध्यम के कण जो है वो विस्थापन के संचरण की दिशा के समानांतर होते हैं, ना कि लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा इसमें। ओके। 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पार्श्व ध्वनि या पराध्वनि कहा जाता है। तो इस प्रकार जो तीसरा कथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। तो इसमें केवल 3 सही है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में लोहे के साथ निम्नलिखित में से किनका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपर एवं जिंक, ऑप्शन बी है निकिल एवं क्रोमियम, ऑप्शन सी है सिलिकॉन एवं कॉपर और ऑप्शन डी है निकिल एंड एल्यूमिनियम। लोहे के साथ निकल तथा क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होती है जो कि काफी कठोर होती है। ओके। तथा इसमें जंग नहीं लगता। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील का निर्माण जो है वो लोहे के साथ निकिल एवं क्रोमियम को मिलाने पर होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन एक जो है वो चांदी की वस्तुएं कुछ दिन वायु में छोड़ने पर काली पड़ जाती हैं। कारण में कहा जा रहा है कि चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फर डाई का निर्माण करती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फर डाई की परत बनाती है, जिसके कारण चांदी की वस्तुओं को कुछ दिन खुले वायु में छोड़ने पर काली हो जाती है। तो इस प्रकार कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उपकरण उपयोग। ऑप्शन ए एनीमोमीटर, वायु के घनत्व का मापन। ऑप्शन बी है क्रोनोमीटर, पानी के जहाज में समय का मापन। लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता का जांच। और ऑप्शन डी स्पिग्मो मैनोमीटर, धमनियों में रुधिर दाब का मापन। एनीमोमीटर जो है वो मौसम विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो मौसम के पैटर्न का अध्ययन करने में सहायक होता है। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति एवं दाब को मापने के लिए किया जाता है, ना कि वायु के घनत्व को। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ठोस में ऊष्मा प्रायः चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। दूसरा कथन है द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। और तीसरा है गैस में ऊष्मा के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता जो नहीं होती वो विकिरण में नहीं होती है, ना कि गैस में। तो इस प्रकार जो तीसरा कथन है वो गलत हो जाएगा। और ठोस में ऊष्मा प्रायः चालन द्वारा स्थानांतरित होता है, जी ये सही है। और द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो संवहन द्वारा होता है, तो ये दूसरा भी कथन जो है वो सही है। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है अम्ल और सूची 2 में है स्रोत। फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल। लाल चींटियां, खट्टे फल, गेहूं, दूध। फार्मिक अम्ल जो है वो लाल चींटियों में के शरीर में पाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, तो इस प्रकार बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध में पाया जाता है, 3 का सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और ग्लूटेमिक अम्ल जो है वो गेहूं में पाया जाता है, तो डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। 1, 2, 4, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 1, 2, 4, 3 बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा नहीं है? ऑप्शन है रेयान, ऑप्शन बी है नायलॉन, ऑप्शन सी है एक्रिलिक, और ऑप्शन डी है एस्पार्टम। जो एस्पार्टम है वो कृत्रिम रेशा नहीं है। ओके, रेयान, नायलॉन और एक्रिलिक जो है वो कृत्रिम रेशे हैं। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए जब अम्ल किसी धातु के साथ अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन बी है जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन सी है क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। और ऑप्शन डी है जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। जो क्षारीय विलयन है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ना कि कम होता है। तो इस प्रकार जो सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन ए है अमोनिया के उत्पादन में, ऑप्शन बी है उच्च ताप मापने वाले तापमापी में, ऑप्शन सी है कृत्रिम गर्भाधान में, वीर्य के संरक्षण में, और ऑप्शन डी है चर्म रोग के औषधि निर्माण में। चर्म रोगों के औषध निर्माण में नाइट्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और सब में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में क्षारक और सूची 2 में उपयोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है वो अमोनिया उत्पादन में किया जाता है, तो इस प्रकार ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है वो खिड़की के कांच साफ करने का मार्जक है, तो इस प्रकार बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो साबुन विनिर्माण से संबंधित है। ओके, तो इस प्रकार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है वो चेरक या एंटासिड के रूप में किया जाता है, तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, तो इसमें 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 1, 3, 2, 4 क्या कहाँ है? 1, 3, 2, 4, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राज्य में बेरोजगारी दर 4.2% है। दूसरा है स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में देश को बेस्ट परफॉर्मर्स की श्रेणी में शामिल किया गया था। और तीसरा है उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है।
और चौथा है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश बजट 2023 के संदर्भ में राज्य में बेरोजगारी दर जो है वो 4.2% है। तो ये सही सुमेलित है, ये सही है कथन। ओके, स्टार्टअप रैंकिंग 2023 में प्रदेश को बेस्ट परफॉर्म की श्रेणी में शामिल किया गया है। जी नहीं, ये 2023-24 के संदर्भ में नहीं है होते। ओके, उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। जी बिल्कुल सही है, ये बजट 2023-24 में इसका प्रावधान है। ओके, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, तो ये भी सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें 1, 3, 4 सही है, तो 1, 3, 4, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अभियान संबंधित देश, ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन, ऑपरेशन कावेरी, सूडान, ऑपरेशन देवशक्ति, यमन और ऑपरेशन दोस्त, तुर्की या सीरिया। ऑपरेशन गंगा जो है वो यूक्रेन में फंसे लोगों को लाने के लिए शुरू किया गया था, तो इस प्रकार जो ये है वो सही सुमेलित है। ओके, ऑपरेशन कावेरी जो है वो सूडान से भारतीयों को लाने के लिए किया गया था, तो इस प्रकार जो कथन ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। ओके, ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए किया गया था, ना कि यमन से, तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में की गई प्रोजेक्ट अलंकार योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, ऑप्शन बी राजकीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, ऑप्शन सी ऐतिहासिक महत्व के भवनों का सौंदर्यीकरण और ऑप्शन डी किसानों को नवीनतम तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में प्रारंभ प्रोजेक्ट अलंकार का जो उद्देश्य है वो राज्य के विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना है। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी गुजरात। जो कर्नाटक है वो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए सरदार उधम सिंह, ऑप्शन बी है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, ऑप्शन सी है द कश्मीर फाइल्स और ऑप्शन डी है गांगूबाई काठियावाड़ी। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुरस्कार जो है वो सरदार उधम सिंह को दिया गया, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला कथन है यह राज्य पर्यटन नीति 2018 को प्रतिस्थापित करती है। दूसरा कथन है यह लागू होने की तिथि से आगामी 10 वर्ष हेतु प्रभावी होगी। और तीसरा कथन है इसके अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 को अवक्रमित करते हुए उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 प्रस्तुत किया गया है, तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत पर्यटन स्थलों के दूरगामी प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए यह पर्यटन नीति लागू होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष हेतु प्रभावी रहेगी, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, यह 5 वर्ष तक लागू रहेगी, ना कि 10 वर्ष तक। ओके, और इसके अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जी ये भी सही है, तीसरा कथन जो सही है। ओके, तो इसमें 1 और 3 सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक ब्लू स्काई व्हाइट क्लाउड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है निर्मल घोष, ऑप्शन बी है रशीद किदवई, ऑप्शन सी है अमिता घोष और ऑप्शन डी है इलैया राजा। ब्लू स्काई व्हाइट क्लाउड के लेखक जो हैं वो निर्मल घोष जी हैं, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 15 जुलाई 2023 को मनाए गए विश्व युवा कौशल दिवस का विषय था? ऑप्शन ए भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव, ऑप्शन बी है कौशल विकास और रोजगार, ऑप्शन सी है युवा कौशल की पुनर्कल्पना और ऑप्शन डी है परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना।
जो 15 जुलाई 2023 को मनाए गए विश्व युवा कौशल दिवस का विषय जो है वो परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। यह 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा युवाओं हेतु रोजगार और उद्यमता के लिए कौशल के रणनीतिक महत्व को देखते हुए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ओके। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 की महिला एकल खिताब विजेता ईगा स्वीटेक निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी है चेक गणराज्य, ऑप्शन सी है क्रोएशिया, ऑप्शन डी है साइब्रिया। जो फ्रांच ओपन टूर्नामेंट 2023 की महिला एकल खिताब विजेता ईगा स्वीटेक हैं वो पोलैंड से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह सामूहिक विवाह से संबंधित योजना है। दूसरा, इसके लाभार्थी के लिए उत्तर प्रदेश की स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। तीसरा है, इस योजना का लाभ परिवार की सभी बालिकाओं को प्राप्त होगा। और चौथा है, इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 रुपए की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, और ऑप्शन सी है केवल 3 और 4, और ऑप्शन डी है केवल 1, 3 और 4। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास हेतु एक नए अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आरंभ किया गया। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। पहला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। इसके लाभार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। जी बिल्कुल ये सही है। ओके। इस योजना का लाभ परिवार की सभी बालिकाओं को प्राप्त नहीं होगा बल्कि अधिकतम 2 बालिकाओं को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 रुपए की धनराशि दिए जाने की प्रावधान है। तो इस प्रकार जो चौथा है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 और 4 सही है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। आज के लिए इतना ही, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टेस्ट सीरीज से नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके। थैंक यू सो मच।